प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु का जो उन्होंने राजा का सिद्धांत दिया, राजा के बारे में जो वर्णन किया, उसके बारे में हम चर्चा करें। अर्थात राजा पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है, क्या मनु का राजा निरंकुश था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य के बारे में, उसके जो कर्तव्य थे, जो कल्याण से संबंधित कार्य थे, उनके बारे में चर्चा की थी। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह आपको मैंने पहले बता चुका। उसने राजा में ईश्वर की कल्पना की, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मनु की विचारधारा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित देवी सिद्धांत और उसके द्वारा राजा की निरंकुशता पर बल दिए जाने से भिन्न है। पाश्चात्य विद्वान ने राज्य की उत्पत्ति की देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है। उदाहरण के लिए लुई 14वां कहा करता था, आई एम स्टेट, मेरी इच्छा ही कानून है, मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता हूं। किंतु मनु ने राजा को ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं की। इस आधार पर मनु ने जो देवी सिद्धांत तो दिया, लेकिन देवी सिद्धांत के साथ में उन्होंने जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जिस देवी सिद्धांत के आधार पर राज्य को ईश्वर प्रतिनिधि देते हुए उसमें ईश्वर का अंश निवास किया और उसको निरंकुश शक्तियां प्रदान की। लेकिन मनु ने अपने जिस राज्य का जो सिद्धांत दिया, उसमें उसने राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की और उस पर नियंत्रण रखा। पहला उन्होंने क्या नियंत्रण रखा? धर्म का नियंत्रण। उसमें मनु ने कहा है कि राजा को धर्म के अधीन रहना चाहिए और इस बात पर बल दिया कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन और उसकी रक्षा करे। राजा को देवीय इसलिए बनाया गया है कि वह देवतुल्य है, उसके अधिकार और कर्तव्य बहुत अधिक है, इसलिए राजा को देवीय गुणों के आधार पर प्रजा का पालन करना चाहिए। राज के कर्तव्यों के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म का नाम से व्याख्या की है। स्वयं धर्म में शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु का एक महत्वपूर्ण प्रथम कर्तव्य था। राजधर्म की अवहेलना करने पर शासक देवत्व से गिर जाता है। मनु का शासक धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उनकी स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगाता है और उसे जनहित के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देवी सिद्धांत देते हुए भी उन्होंने धर्म का इतना नियंत्रण लगाया है राजा के ऊपर कि वो उनका पालन सही ढंग से करे, क्योंकि उसको धर्म के अधीन अपने कर्तव्य दिए गए हैं। धर्म के अधीन वह कार्य करता रहेगा, धर्म के अधीन वह प्रजा का कल्याण करता रहेगा। इस आधार पर उसको राजधर्म के अधीन रहते हुए सभी कार्य करने हों। उसी तरह से दूसरा नियंत्रण है मंत्रियों का नियंत्रण। इसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री से मंत्रणा करके ही राजा को राज्य संबंधी किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। कोई उसको अगर वहाँ के राज्य संबंधित कोई कार्य करना है तो उनको वहाँ के मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। इस आधार पर दूसरे राज्यों में दूत भेजने से संबंधित कार्य, दूसरे राज्यों में दूतों को नियुक्ति करने से संबंधित कार्य, ये मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करना चाहिए। अर्थात मंत्रियों का नियंत्रण भी राज्य के शासक के ऊपर होता है। इस आधार पर मनु स्मृति में कराधान की शासक की शक्ति को नियमों का अधीन माना गया है। अर्थात राजा को प्रजा से धन का संचय, जिस तरह से जो बछड़ा और मधुमक्खी धीरे धीरे अपने खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, इसी तरह से राजा के द्वारा भी आम जनता से अपना धन का संचय किया जाना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने एक नियंत्रण और लगाया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मनु ने राष्ट्र के प्रशासक के लिए एक सबसे छोटी इकाई में विभाजित किया। शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना। स्थानीय प्रशासन के प्रसंग में शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए गए।
मनु के अनुसार शासक की शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता और स्वेच्छाचारी पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार इसमें संस्थागत जो नियंत्रण है, इसमें मंत्रियों का नियंत्रण और शक्ति का विकेंद्रण करने के आधार पर भी राज्य पर नियंत्रण होता है। थर्ड नंबर का है राजा के लिए दंड का विधान। मनुस्मृति में राजा के लिए दंड का विधान है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं, वरना जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल एक पण का दंड दिया जाता, उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पण का दंड दिया जाता, अर्थात 100 गुना बड़ा उसको दंड दिया जाता। अर्थात दंड का विधान भी मनुस्मृति में किया गया है, इसलिए राजा पर किसी तरह से नियंत्रण में कार्य कर सके। इसी प्रकार राजा के व्यक्तिगत गुण और प्रशिक्षण और दिनचर्या। मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है, उनके लिए कठोर प्रशिक्षण, कठोर दिनचर्या की व्यवस्था की गई। उनके आधार पर भी शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, ज्ञानी, विनती और लोकप्रिय होना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को काम वासना, क्रोध के सभी रूपों से, सभी व्यसनों से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त राजा के लिए कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के लिए करता है, राजा की दिनचर्या ऐसी निर्धारित की गई है कि भोग विलास के लिए उसके कोई समय और शक्ति शेष नहीं रह गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने राजा के लिए जो व्यवस्था की है, उससे भी भयानक स्थिति हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक के मनु ने राजा पर देवी सिद्धांत देते हुए भी उस पर धर्म का नियंत्रण रखा, संस्थागत अर्थात मंत्रियों का नियंत्रण रखा। तीसरा, उस पर दंड का विधान किया। चौथा, उसकी प्रशिक्षण और दिनचर्या और उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर उसको नियंत्रण करने की कोशिश की। अब मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या राजा निरंकुश कार्य करे तो क्या उसको हटाया जा सकता है या उसको दंड दिया जा सकता है? B.A. सोलेटोर ने लिखा है कि मनु का राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी है, जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है। इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के साथ साथ समझौता सिद्धांत का भी संकेत दिया। प्रजाजनों की आज्ञा पालन और करों की अदायगी राजा प्रजा रक्षण और प्रजा पालन के साथ जुड़ी हुई है। और इस आधार पर सोलेटोर ने लिखा है, मनु ने निस्संदेह ये कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने अपने देवी सिद्धांत देते हुए भी, देवी सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था रखते हुए भी राजा को पूर्ण निरंकुश नहीं रखा। उस पर बहुत सारे नियंत्रण लगाए, धर्म का नियंत्रण लगाया, उनमें शक्ति का विकेंद्रीकरण का नियंत्रण लगाया, उनके व्यक्तिगत जो प्रशिक्षण उसके माध्यम से नियंत्रण लगाया, उन्होंने मंत्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण लगाया। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु का जो राजा था वह पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर सभी का नियंत्रण था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति राजा पर प्रजा का प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभावी नियंत्रण तो स्थापित नहीं करता, लेकिन परोक्ष में राजा के जनता के प्रति उत्तरदायी होने का बल देती है। इस प्रसंग में हमें इस बात की दृष्टि से रखना होगा कि मनु का युग न केवल भारत वरना समस्त विश्व में निरंकुश राजतंत्र का युग था। इस युग में राजतंत्र पर नियंत्रण की व्यवस्था कर मनु ने अपनी इस स्पष्ट मत का परिचय दिया कि राजसत्ता जनसत्ता की शक्ति को स्वीकार करे, वह बात राजा के पद और राज्य दोनों के लिए शुभ है। इस आधार पर मनु का जो भी उन्होंने राज्य के बारे में जो सिद्धांत दिया, राजा का जो पद निर्वाह किया, तो उसमें उन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया कि राजा पर
प्रजाजन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखे, जिससे वो प्रजा का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जय हिंद, जय भारत।